की सरगर्मियाँ तेजी से चल रही है। आगामी 29 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए तेजी से प्रचार का काम चल रहा है। आज हम मौजूद हैं गांव साकरी में पूर्व ग्राम प्रधान आज़ाद अली साहब के साथ। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो गांव के विकास के लिए और गांव के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आज़ाद साहब, आप इससे पहले भी गांव के प्रधान रहे हैं, और ऐसी क्या योजनाएं रही आपकी कि आपको लगता है कि उस कार्यकाल में वो काम नहीं हो पाए मेरे पूरे, तो मैं इस कार्यकाल में उनको पूरा करके दूंगा? मैंने सबसे पहले तो जब मैं प्रधान बना था पूरे गांव में सीसी रोड कराए, शहर की तर्ज पर सफाई कराई और पानी की टंकी लगवाई, आंगनवाड़ी कक्ष बनवाया, स्कूल बनवाए और विधायक निधि से जो हमारे आलय था पब्लिक इसमें कमरों का निर्माण कराया और पूरे गांव के तार खंभे चेंज कराए और ट्रांसफार्मर चेंज कराए और जो भी बस्ती के बुनियादी काम थे, ज़रूरतें थी, थाने दीवाने कोर्ट कचहरी पंचायत में, उसमें मैंने हर तरीके के काम लोगों के हल करने की कोशिश की और करके दी। उसके बावजूद भी विकास जितना करो इतना विकास निकलता है, तो इतना विकास की ज़रूरत होती रहती है। इस बार कुछ हमारे यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें, जैसे हमारे गांव में शिक्षा के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ITI सरकारी होना चाहिए, ना कि हमारे बस्ती के चंदे से या हमारे जो बुजुर्ग पहले से चला रहे हैं कॉलेजों को, उन्हें सिर्फ बता के और फॉर्मेलिटी करके बता दिया जाए कि ये हमने करा दिया, हम करा रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ कहा जाता है कि बहुत लोग शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ IPS PCS सिविल की तैयारी करें लोग, इस लाइन में जाएं जिससे गांव का पूरे देश में नाम रोशन हो। और इसके साथ साथ अभी कुछ ऐसी ज़रूरतें यहाँ रह गई हैं जिस पे हम प्रधान बने, कुदरत ने मौका दिया, पब्लिक ने साथ दिया, तो हम जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिग्री कॉलेज की है, ITI की है, ये गवर्नमेंट के पास में बहुत स्कीमें होती हैं, बहुत काम होते हैं, इसके लिए मेहनत करके भाग दौड़ करके लाना होता है। यदि हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में खेल स्टेडियम हो, हमारे गांव में डिग्री कॉलेज हो, हमारे गांव में ITI हो, और जो भी गांव की बुनियादी ज़रूरत होंगी उस पर पूरी सरकारी योजनाओं का गांव वालों को और गांव को लाभ देने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य, ये दो बड़े मुद्दे होते हैं हर गांव के, क्योंकि हर गांव चाहता है कि उन्हें पीने का साफ पानी मिले। आज़ाद साहब ने पानी की टंकी का निर्माण कराया, जो कि गांव में आज पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। आज़ाद साहब, एक चीज़ ये देखने में आती है, 2011 की जनगणना जो हमने देखी गाँव की हुई, उसके मुताबिक गाँव में 69% लोग शिक्षित माने गए, जबकि हमारा ये गाँव टीचरों का गाँव कहलाया गया हमेशा से कि यहाँ पे टीचर ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 100% शिक्षित गांव का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। तो क्या अब आने वाले दौर में हम ये माने कि इस टारगेट को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग शिक्षा के लाइन में गए वो बन तो गए, मैं सबके लिए नहीं करा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि वो टीचर तो बन गए लेकिन उनकी सोच बहुत खराब रही। उन्होंने गांव के लिए हमेशा नुकसान करने की कोशिश करी है, पार्टीबाजियों में उलझनबाजियों में उलझा रखा है, लोगों को तरक्की नहीं करने दिए। जब हम अपने पार्टीबाजियों में न उलझे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम शिक्षा में भी पिछड़ेंगे, विकास में भी पिछड़ेंगे और बिजनेस में भी पिछड़ेंगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ फितना फसाद किया है, जो आज भी कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ ये रहा है कि इस बस्ती में फसाद रहे किसी न किसी तरीके से, और उनकी वैसे पूछ कदर होती नहीं है, तो फसाद होता है तो कुछ लोग उन्हें 2 4 10 5 पूछने लगते हैं। तो इस वजह से वो अपना चाहते हैं कि इन्हें गिरोहबंदी, पार्टीबंदी और फसादबाजी रह गए, जिससे कि जो आप कह रहे 100% का हमारा टारगेट पूरा न हुआ है। मेरा मानना ये है कि उसके जिम्मेदार वही लोग हैं और इस गांव को बहुत पीछे ले गए, 50 साल पीछे ले गए। ऐसे लोग वो रह कहीं भी रहें, लेकिन गिरोहबंदी, पार्टीबंदी गाँव में आके कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बस्ती वालों को बच के रहना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ने देना चाहिए। ये लोग चाहते हैं, ये तुम्हारे हमदर्द नहीं है, ये लोग बस्ती के दुश्मन हैं।
तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। गांव के 30% युवा इस बार वोट करने जा रहे हैं और इन युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। तो रोजगार को लेके अभी क्या प्लान है? रोजगार क्या होता है कि आप भी जानते हो, समय समय पर गवर्नमेंट की स्कीमें आती रहती हैं। जो गांव का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, प्रधान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार में ऑफिसों में इनमें नज़र रखे। जो भी स्कीम रोजगार के लिए गवर्नमेंट निकाल रही है उसका लाभ अपनी बस्ती के लोगों को दिलाने की कोशिश करें। अभी मैं आपसे झूठ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे 20-25 साल हो गए राजनीति करते। ना मैंने झूठ पर राजनीति करी, ना मौज जिंदगी पर करी, और मैं सिर्फ अपनी साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं सेफ रहूँ, मेरे लोग सेफ रहें, गांव की पार्टीबाजी से इनसे दूर रहें, और ये मैंने 25 सालों में साबित भी किया है। मेरे लोग भी सेफ रहे, मैं भी सेफ रहा। और योजनाओं के बारे में आप पूछ रहे हैं, योजनाओं के बारे में जैसे जैसे समय पर योजना आती है उस पर ये नज़र रखी जाती है कि ऑफिसों में जाना होता है, अधिकारियों से मिलना होता है कि हमारे गाँव के लिए हमारे लोगों को क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी गांव का प्रधान और या जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये इस चीज़ को गांव के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वो समय पर जो स्कीम आए उसका लाभ हमें उठा लेना चाहिए। गांव के युवाओं में ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको जरिए अगर उनको थोड़ा सा भी पुशअप अगर मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे युवाओं को कोई एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे जिससे कि वो अपनी उस स्किल को, अपनी उस परफॉर्मेंस को एक नया आयाम दे पाए? हाँ, इसके लिए करना चाहिए। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से अभी कहना तो ये उचित नहीं होगा कि अगर हम कह दें कि हम ये काम उनके लिए ये करा सकते हैं, लेकिन जब अभी हमें पता नहीं है कि क्या स्कीम उनके काम आ सकती है, तो उसका यही है कि सरकार में हमें नज़र रखनी होगी कि हमारे लोगों के लिए कि हम क्या प्लेटफार्म दे सकते हैं, किससे हमारे गांव के लोगों की तरक्की और किससे खुशहाली आ सकती है हमारे गाँव में। गांव की आधी आबादी महिला, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इसमें कोई शक नहीं कि 2011 की जनगणना में हम कन्याओं के मामले में अव्वल रहे। जो सरकार का रेशो है 9 से 12 वाला, उसको हमने पार किया और हम उसमें अव्वल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आधी आबादी आज भी गांव की पिछले लेवल पे काम कर रही है या पिछले लेवल पे वर्किंग है। तो महिलाओं के लिए हम ऐसा क्या सोच रहे हैं जो उन महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिला पाए? महिलाओं के लिए अलग से यहाँ कॉलेज वगैरह होना चाहिए, या क्या बोलते हैं इंटर कॉलेज वगैरह लोग, तो उससे हमें ये बेनिफिट रहेगा कि जो लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कुछ हालातों की वजह से या कुछ अपने डर में घर से बाहर निकालने में डरते हैं लोग। अगर हमारे गांव में, बस्ती में इंटर कॉलेज होगा लेडीज़ों का, लड़कियों का, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा तरक्की हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियाँ करेंगी। इसके साथ साथ कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, इसके सेंटर होते हैं, ये बस्ती में आने चाहिए। इनसे रोज़गार भी मिलेगा और कई चीज़ों से जो परेशानियां होती हैं उनसे बचेंगी लेडीज़, क्योंकि जब काम में रहेगी तो अपने खुराफाती में दिमाग नहीं जाता है इंसान का, अपने काम की तरफ रखा, अपने तरक्की करता है इंसान। तो मैं समझता हूँ कढ़ाई, सिलाई, बुनाई जो महिलाओं के काम है, इन पे भी काम होना चाहिए, जिससे गांव में रोज़गार भी मिले और एक उनके अपने अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक हुनर भी उनके पास हो, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने काम कर सकें। गांव की विधवाओं के लिए ऐसा क्या काम, जो गरीबी तबके की विधवाएं हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ करा? विधवा का गवर्नमेंट से जो विधवा पेंशन होती है, जब मैं प्रधान था मैंने कई सौ पेंशन बनवाई थी, और अब भी इस बार भी यही काम किया जाएगा विधवाओं के लिए। विधवा पेंशन से उसे काफ़ी राहत मिलती है कि जब एक साथ गरीब के लिए या जिसका कोई सहारा ना होता है उसे 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। पहले तो बहुत कम मिलते थे, 300-400 मिलते थे, अब काफ़ी पैसे मिल रहे हैं, तो उससे उसे बहुत सहारा मिल जाता है। विधवा पेंशन के लिए काम किया जा सकता है, और समय समय पे विधवाओं के लिए और भी स्कीम गवर्नमेंट निकालती रहती है, उसका लाभ विधवाओं को दिलाया जाएगा। अच्छा साहब, जैसे अभी आपने कहा कि डिग्री कॉलेज की स्थापना अगर हो गांव में तो वो सरकारी लेवल पर हो, उसमें कोई गांव का व्यक्तिगत इंटरफेयर ना हो,
उसके पीछे शायद आप ये वजह आप बताते हैं कि भी उसमें कम से कम राजनीति नहीं होगी, सरकारी होगा तो सरकारी नियंत्रण में होगा, अच्छे कोर्स होंगे, अच्छी विकास की योजनाएं वहाँ शामिल होंगी। तो डिग्री कॉलेज की कल्पना या उसको लाने के लिए आपकी चुनाव जीतने के बाद कितनी तेजी से इस पे काम करेगी? मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि डिग्री कॉलेज और बस्ती में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर मैं काम करूँगा। उसके साथ में मैं कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि इन स्कीमों को लाने के लिए सिर्फ भागदौड़ करनी होती है, नेताओं के बीच में रहना होता है और अधिकारियों के बीच में रहना होता है। ये तो कहीं ना कहीं बनते ही हैं, लेकिन जो एक्टिव होते हैं लोग, जो मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, अपने यहाँ बनवा लेते हैं। जब अपने यहाँ बनता है उससे लाभ मिलता है। जैसे आज हम बस्ती से चंदा लेके कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज कोई भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपनी उसमें मनमानी करेंगे। दूसरी चीज़, बस्ती वालों को उससे क्या नुकसान होगा कि उसकी हम मनमानी फीस रखेंगे। सरकारी जो होता है, सरकारी की ना के बराबर फीस होती है, जिससे गरीब से गरीब आदमी को भी और पढ़ाने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे गांव में जो भी सरकारी योजना है, चाहे वो डिग्री कॉलेज की है, चाहे ITI की है और चाहे कन्या इंटर कॉलेज की है, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम सरकारी अपने यहाँ बनवाएं। सरकारी से बहुत बड़ा लाभ होता है। प्राइवेट में तो अपनी मनमानी करते हैं, जो कमेटी में लोग होते हैं उनकी एक तरफा उन्हीं का राज चलता है। चुनाव जीतने के बाद पहले साल के आपके 2 बड़े काम जो सबसे पहले आपको करने हैं? मेरा सबसे पहला काम होगा कि गांव में शहर की तर्ज पर सफाई कराना। दूसरा काम होगा ITI डिग्री कॉलेज, जो भी सरकार से जो स्कीमें, जो योजना में ला सकता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, भागदौड़ करूँगा। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मैं और मेरे लोग, पूरी टीम मेरे साथ रहेगी। मेरे लोगों ने भी ये तय किया है कि हम बस्ती के लिए कुछ नई योजनाएं ला के देंगे और जिससे बस्ती को पूरी तरीके से लाभ होगा। जैसे मैं पिछली बार का बता दूं, पानी की टंकी 7 करोड़ 70 लाख की लागत से बनी थी और ये नामुमकिन थी। इसमें 24 लाख रुपए गांव वालों को चंदा करके, यानी कि अनुदान देना था। उसमें मुझसे अधिकारियों ने कहा कि आपके यहाँ से 24 लाख रुपए देने पड़ेंगे और उसके बाद में आपके गांव में पानी की टंकी 7 करोड़ 70 लाख की लागत से बन जाएगी। मैंने कहा, हम कोई पब्लिक से पैसा लेंगे नहीं, ना हमने कभी किसी में पैसा लिया है पब्लिक से। तो उन्होंने कहा, फिर तुम्हारे यहाँ टंकी नहीं बन सकती है। हमने कहा, टंकी भी बनेगी और हम पैसा भी नहीं देंगे। फिर हम सरकार में गए, बसपा की गवर्नमेंट की सरकार से एक लेटर हमने जारी किया, विधायक निधि से 24 लाख रुपये दिलवाए, जबकि पहले ये था कि विधायक निधि का पैसा नहीं लग सकता है। 24 लाख रुपये चौधरी गजेंद्र सिंह विधायक निधि से मैंने जल निगम को लेटर बनवाया और लखनऊ से उस पर आदेश कराया। उसके बाद में जब हमारी टंकी ये बन पाई, इसमें हमारे जो पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह हैं, उनकी बहुत मेहनत रही। मैं और वो कई बार लखनऊ गए, लेटर लेके उसका आदेश करा के लाए, तो बनवाने में हम उससे कामयाब रहे। तो जब हम पब्लिक से पैसा लेंगे नहीं और अपने गांव में ऐसी स्कीमें लाएंगे, टंकी के कितना समय हो गया, उसके बाद से आज तक आप कोई भी देखो, किसी भी नेता ने या किसी भी प्रधान ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो जो ये। इससे सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जिन लोगों को, जैसे हमारे दिल्ली के लोगों गाँव में आते हैं, तो उन्हें पानी पीने की परेशानी रहती थी। कई बार मैंने देखा था कि बोतलें हाथ में लेके वो घूमते थे। मुझसे किसी ने कहा था कि आप टंकी लगवा, लेकिन मेरे जहन में था कि जब दिल्ली से लोग आते हैं तो बहुत लोग तो उनकी तफरीह लेते थे कि ये देखो, ये तो कैन अपनी बोतल हाथ में लेकर आए। लेकिन मुझे पता चलता था कि जो आदमी जहाँ का पानी पी रहा है, अगर दूसरी जगह का पिएगा, उसे बीमारियाँ पैदा होंगी, उसे परेशानियाँ पैदा होंगी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि लोग बीमारियों से दूर रहें और इसका लाभ पूरी बस्ती उठाए, जो कि आज बस्ती पूरी उठा रही है इसका लाभ। मैं 5 साल आपको नई नई स्कीमें ला के दूँगा, गाँव में विकास करा के दूँगा और आपके जितने भी काम होते हैं, कोर्ट कचहरी थाने दीवाने, गांव के बाहर, गांव के जितने भी क्षेत्र में काम पड़ते हैं, आपके गांव का, अपने गांव का, अपने लोगों का पूरा मान सम्मान, इज्जत रहेगी। मैं सिर्फ इतनी आपसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ। कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने किसी गलत आदमी को चुना। पानी की टंकी एक बड़ा मिसाल है गांव में,
क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है हर आदमी का। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व प्रधान आजाद। अब मैं ताहिर अब्बास तस्वर के साथ साथ